तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोनिका आर्टुरो के दिल को दबा दबा कर उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रही होती है और जब डेनवर आर्टुरो की पल्स चेक करता है तो उसकी पल्स नहीं चल रही होती, वो मर चुका होता है। लेकिन मोनिका कोशिश करना नहीं छोड़ती और मेडिकल किट लाकर आर्टुरो को शॉक देने लगती है ताकि उसकी सांसें फिर से चलने लगे और कुछ शॉक देने के बाद आर्टुरो की सांसें फिर से चलने लगती है। लेकिन पलेर्मो कहता है इसके दिल में गोली लगी है, ये नहीं बच पाएगा। तो मोनिका पलेर्मो से आर्टुरो को हॉस्पिटल भेजने का कहती है तो टोक्यो कहती है अगर हमने इसे बाहर भेजा तो लोग हमें खूनी समझने लगेंगे और मोनिका को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसी ने आर्टुरो को गोली मारी थी। तो पलेर्मो आर्टुरो को खुद मारने जाता है ताकि मोनिका को ये ना लगे कि उसकी वजह से आर्टुरो की जान चली गई। लेकिन रकेल पलेर्मो को ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि हम आर्टुरो को बाहर भेजेंगे और मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। फिर आर्टुरो को बाहर डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और जो लोग आर्टुरो को बाहर लेकर आए थे उन लोगों को पुलिस के पास लाया जाता है और लुइस ऑफिसर से कहता है कि हमें इन सब से पूछताछ करनी है, इन सभी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से जांच करो, क्या पता उन्होंने इनके दांत में माइक फिट किया हो। और फिर उन सभी की जांच करने के बाद लुइस को गवर्नर से पता चलता है कि वो सब 10 लोग हैं और एक जना हमेशा होस्टेजेस के साथ रहता है। और फिर लुइस के पूछने पर गवर्नर बताता है कि आर्टुरो हथियार देखकर पागल हो गया था और उन सभी पर हमला करने लग गया था और उसकी वजह से हम सभी की जान भी दांव पर लग गई थी, इसीलिए उन्होंने उस पर कार्रवाई की और उन्होंने ही उसकी जान भी बचाई। तो लुइस कहता है उन्होंने किसी की भी जान नहीं बचाई और अगर आर्टुरो मर जाए तो हम सभी के लिए अच्छा होगा, लोग उन्हें खूनी समझने लगेंगे और हम उन पर अटैक कर देंगे। और गवर्नर लुइस को बताता है कि आर्टुरो ने 2 लोगों को भी घायल कर दिया था। तो लुइस कहता है नहीं, आर्टुरो ने नहीं, उन चोरों ने उन 2 लोगों को घायल किया है। और फिर लुइस प्रेसिडेंट के पास एक मीटिंग में जाता है और मनीला मोनिका को समझाती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, अगर वो आर्टुरो पर गोली नहीं चलाती तो वो उसे मार देता। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें बर्लिन राफेल को बोगोटा और मार्सेल से मिलाता है और वो सभी वाइकिंग्स गोल्ड को चोरी करने का प्लान बनाते हैं जो कि फिकरिक्सबॉर्ग कासल के अंदर है। और 3 दिन बाद तातियाना का उसी जगह पर परफॉर्मेंस भी होता है। लेकिन राफेल कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, वो म्यूजियम की चीजें हैं और वो वहीं पर रहनी चाहिए, वो सब हजारों साल पुराने आर्ट हैं। तो बर्लिन उसे कहता है ये सब सिर्फ किसी लोहार का काम था और हम एक बहुत ही शानदार चोरी करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज देखकर एलिसिया प्रोफेसर से कहती है कि तुम्हारे लोगों ने उस इंसान को घायल कर दिया जिसको लोग सबसे ज्यादा जानते हैं और साथ ही गवर्नर को भी आजाद कर दिया, क्या वहाँ पर कोई भी समझदार इंसान नहीं है? और अब मिलिट्री बैंक के अंदर जाएगी और उन सभी लोगों को मार देगी। लेकिन प्रोफेसर अगर तुम मुझे सब कुछ बता दो तो मैं उन सभी लोगों को बचा सकती हूँ। और फिर लुइस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि पुलिस ऑफिसर एलिसिया ने पुलिस के साथ गद्दारी की है, वो भी प्रोफेसर से मिली हुई है और उसने प्रोफेसर को काफी खुफिया जानकारी दी है, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और लुइस एलिसिया पर ऐसे ही बहुत सारे झूठे इल्जाम भी लगाता है और ये सब एलिसिया टीवी पर देखती है और प्रोफेसर कहता है कि अब तुम भी फंस चुकी हो, अगर अब तुमने हमें पकड़वा भी दिया तो सीएनआई या पुलिस नहीं मानेगी कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकली सबूत बनाए थे। और ऐसे ही प्रोफेसर एलिसिया को कन्विंस करने की कोशिश करता है। और फिर हमें एक और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें मनीला डेनवर और मॉस्को के पास आती है और बताती है कि वो भी चोरी करना चाहती है और मॉस्को भी उसे चोरी में शामिल करने के लिए मान जाता है। लेकिन फिर वो इसी बारे में सोचता रहता है कि ऐसा करना सही नहीं होगा क्योंकि मनीला के डैड बेंजामिन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो नहीं चाहता था कि मनीला कोई चोरी करे। तो मॉस्को एक बार बेंजामिन से बात करने का सोचता है और डेनवर और मॉस्को सुबह की 5 बजे गाड़ी चुरा कर बेंजामिन से फोन पर बात करने जाते हैं और मॉस्को बेंजामिन को सब कुछ बताता है। तो बेंजामिन कहता है कि मेरी बेटी अभी जितना खुश है मैंने उसे इतना खुश कभी पहले नहीं देखा, तुम इस बात का ध्यान रखना कि उसकी ये खुशी कहीं कैद ना हो जाए। और डेनवर कहता है कि वो मनीला का ध्यान रखेगा। फिर हम देखते हैं कि पलेर्मो और बाकी सभी जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं और पलेर्मो कहता है कि एलिसिया अब पुलिस के लिए काम नहीं कर रही बल्कि पुलिस उसके पीछे है। तो प्रोफेसर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अभी भी जीत सकते हैं। और पलेर्मो सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करता है और पलेर्मो आगे बताता है कि हम सभी उनसे खुले में नहीं लड़ सकते, इसीलिए हम रूम में छुपकर उनसे लड़ेंगे और उन पर बॉम्ब फेंकेंगे और उसी वक्त हम गोलियां भी चलाएंगे जिसकी वजह से उन्हें बॉम्ब के गिरने की आवाज नहीं आएगी और ना ही गोलियों की आवाज की वजह से उन्हें रेडियो सुनाई देगा। और हमें 3 लोग चाहिए जिनकी मदद से हम दुश्मन पर दोनों तरफ से वार कर पाएंगे और उन सभी को एक साथ बहुत तेजी से काम करना होगा और सबसे ज्यादा खतरा भी इन्हीं 3 लोगों को होगा और ये 3 लोग बनते हैं डेनवर, टोक्यो और मनीला।
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसिया के बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है और प्रोफेसर उसकी मदद करने के लिए उसे खोलने के लिए कहता है ताकि एलिसिया के बच्चे की जान बचाई जा सके। और एलिसिया को समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों एक ही नाव पर सवार हैं और वो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन एलिसिया उसकी मदद लेने से और उसकी मदद करने से दोनों से इनकार कर देती है और खुद ही खुद की डिलीवरी करने की कोशिश करती है। फिर लुइस एंजल के पास आता है और पूछता है क्या प्रोफेसर का कॉल आया था, तो एंजल कहता है नहीं। और फिर लुइस बाकी सभी ऑफिसर्स को टेंट के बाहर भेज देता है और सगस्ता अपनी टीम को बताता है कि बैंक में जाने के जो भी रास्ते हैं वो सब वहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो हम सब उन रास्तों से नहीं जाएंगे और इस ऑपरेशन में गांधिया भी हमारे साथ होगा। हम सभी बैंक की छत पर जाएंगे और छत को उड़ाते हुए सीधे हॉल में पहुंच जाएंगे। लेकिन एंजल उन्हें छत को तोड़ने से मना करता है और इस बात पर लुइस कहता है कि मैं ये सब हमारे देश के लिए कर रहा हूँ। तो एंजल कहता है तुम ये किसी के लिए भी नहीं कर रहे हो, तुम बस खुद को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो, तुमने जानबूझकर एलिसिया को फंसाया। और लुइस ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम उस छत को उड़ाकर ही अंदर घुसेंगे। फिर हम देखते हैं कि सगेस्ता की टीम अटैक करने के लिए निकल जाती है और हेल्सिंकी ये बात सभी को बता देता है और वो सभी लड़ाई के लिए अपनी अपनी जगह भी ले लेते हैं और बोगोटा सोने को पिघलाने के लिए फिर से लोगों को काम पर लगा देता है। और एलिसिया खुद की डिलीवरी करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और फिर प्रोफेसर की बात मानकर वो उन्हें खोल देती है और हेल्सिंकी सभी को बताता है कि उसे सैनिक दिखाई देना बंद हो गए हैं। तो पलेर्मो समझ जाता है कि वो सभी लोग छत से अटैक करने वाले हैं और इसके बारे में वो बाकी सभी को भी बता देता है। और टोक्यो, डेनवर और मनीला छत पर जा रहे होते हैं और सगस्ता की पूरी टीम छत पर पहुंचकर बॉम्ब्स फिट कर देती है और वो जैसे ही वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और दूसरी तरफ प्रोफेसर एलिसिया के बच्चे की डिलीवरी कर देता है और उन सभी को भी ब्लास्ट के बारे में टीवी से पता चल जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको इस एपिसोड में सबसे बढ़िया क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।